हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मॉक टेस्ट 5 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो जर्नल इंस्ट्रक्शन रहेगी वो सभी पेपर में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेम्यूल फॉर्मेशन एज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, जैसे आपके पास क्वेश्चन में बोला है कि जो जेम्यूल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जेम्यूल फॉर्मेशन जो है आर एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है। आप लोग इसमें बोल सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्रोड्यूस्ड बाय स्पंज, प्रोड्यूस्ड बाय स्पंज which belongs to under phylum Porifera, under phylum Porifera, राइट। जैसे नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन में, क्या है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये एल्गा है। ठीक है बेटा, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस जूस्पोर। ठीक है। फिर कह रहा है हाइड्रा, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा प्रोड्यूस बड। और नेक्स्ट आपका आता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम प्रोड्यूस कॉनिडिया, मोस्ट ऑफ द फंजा। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर था, वो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, विच आर द फॉलोइंग जेम्यूल फॉर्मेशंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन स्पंज। स्पंज इज द राइट आंसर। बाकी हमने देखा हाइड्रा में कैसे होता है, पेनिसिलियम में और क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन किस में देखने को मिलती है, जैसे हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन मोनेरा एंड एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, या प्रोटिस्टा एंड प्लांटिया। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, इसमें देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, तो इसमें हमें प्रोटिस्टा, इसका राइट आंसर जो है क्या है, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ठीक है बच्चे, अब हम इसको देखेंगे कैसे। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस में, प्रोटिस्टा और मोनेरा में। अच्छा, इसमें क्या होता है, सिंगल सेल्ड बॉडी है। दूसरा पॉइंट क्या है, सिंगल सेल बॉडी। कॉमन फीचर देख रहे हैं हम इनके। ठीक है। बाइनरी फिशन में मल्टीपल फिशंस आर जनरली, इनमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, रिप्रोडक्शन वाला फीचर भी इनमें कॉमन है बच्चे, बाइनरी एंड मल्टीपल फिशंस, बाइनरी एंड मल्टीपल फिशंस। डन। तो राइट आंसर आएगा बच्चे इसका ही। ठीक है, फॉलोड बाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, एंथर इज, एंथर कैसा है बच्चे, एंथर प्रोड्यूस्ड बाय डिप्लॉयड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, एंथर इज प्रोड्यूस्ड बाय डिप्लॉयड सेल। हमने पहले भी किया था ये, प्रोड्यूस्ड बाय डिप्लॉयड सेल। ठीक है, एंथर इज प्रोड्यूस्ड बाय डिप्लॉयड सेल्स विदाउट अंडरगोइंग टू, विदाउट
अंडरगोइंग टू मियोसिस, ठीक है, टू मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है बच्चे। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, क्या होंगे, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एंथर, ये पॉइंट याद रखिए, इनसाइड द एंथर, इनसाइड द एंथर बाय मियोसिस, ठीक है बच्चे। टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, डन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, जैसे हम लोग देखते हैं इसमें, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड होमोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम आउटर टू इनर मोस्ट। तो इसमें आपने देखना है, इसमें कुछ एसेंशियल और कुछ नॉन एसेंशियल पार्ट हैं, बट आपने बताना है कि जो वर्ल्स होते हैं फ्लावर के फ्रॉम आउटर टू इंटीरियर कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बच्चे इसमें क्या होता है, जैसे कैलिक्स केरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, यही हमें राइट लग रहा है इसका, बट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखना है, अरेंजमेंट देखनी है। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है, फ्लावर के कैलिक्स होता है, कैलिक्स होगा, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या आएगा, करोला आएगा, ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या आएगा, एंड्रोशियम आएगा, ठीक है, और फिर उसके अंदर आएगा हमारा गाइनोशियम, ठीक है बच्चे। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो दो पार्ट होते हैं ये नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर है, क्या ये नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये जो होते हैं बच्चे ये एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर है, एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब सबसे बाहर 1, फिर उसके अंदर केरोला, और फिर उसके अंदर एंड्रोशियम, और फिर उसके अंदर गाइनोशियम, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और कैलिक्स और करोला जो हैं ये पॉलिनेशंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्या काम होता है, हेल्प इन पॉलिनेशंस, हेल्प इन पॉलिनेशन, ठीक है। और ये किस में हेल्प करते हैं, दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा था एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो, सीड, ओव्यूल्स या एंडोस्पर्म। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ओव्यूल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए कैसे, द एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द ओव्यूल्स। अब जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो है वो लोकेटेड इनसाइड द ओव्यूल्स, ये क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक लोकेटेड इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक है, बाहर से इसमें क्या होगा, ओव्यूल होगा, कुछ ऐसे जैसे अरेंजमेंट होगी उसकी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर हमारा ये वाला पार्ट जो होता है इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, विच एक्ट एज अ, ये जो है ये किसकी तरह एक्ट करता है, एम्ब्रियो सैक जो होता है, विच एक्ट एज अ फीमेल गैमेट, एक्ट एज अ फीमेल गैमेट, एक्ट एज अ फीमेल गैमेट, ठीक है। तो फीमेल गैमेट की तरह अगर एक्ट करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी और एंडोस्पर्म का यूज़ करके ज़ाइगोट बनाएगा, है ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्वेश्चन समझ लो पहले, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हेल्प इन एवोल्यूशन, प्रोड्यूस प्योर लाइन, न्यू जीन्स आर एक्यूमुलेटेड एंड म्यूटेशन इज एस्टेब्लिश्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो
अब इसमें हमने समझना है कि अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो प्लांट्स में क्या होगा। देखो जैसे हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के ऊपर एक मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर ऐसे करके, ठीक है, तो इस पे ये मेल फ्लावर आ गया और इसी के ऊपर ये फीमेल फ्लावर आ गया, ये आ गया हमारा फीमेल और ये आ गया हमारा मेल, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है। क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। तो पॉलिनेशन अगर अब ये दोनों फ्लावर मेल और फीमेल आपस में पॉलिनेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ऑटोगेमी आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। देखो ना, सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कौन सी है, ऑटोगेमी, ठीक है। देखो अब हो क्या रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा किस में होती है, सेम फ्लावर में होती है, सेम फ्लावर में होती है, एक ही फ्लावर के अंदर। ये तो फ्लावर था ना जिसके अंदर दो गैमेट्स प्रेजेंट थे, है ना। द टू फ्यूजिंग गैमेट आर जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, टू ईच अदर एज दे प्रोड्यूस बाय द सेम प्लांट, ठीक है। तो होंगे किस पे, सेम प्लांट पे होंगे, ठीक है। तो अगर बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो रिजल्ट इन प्योर लाइन, ऑटोगेमी अगर होती जाएगी तो रिजल्ट कैसा होगा, प्योर लाइन होगा। प्योर लाइन का मतलब है कि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है और प्लांट्स जो होगा वो किस में चले जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ब्रीडिंग डिप्रेशन में चले जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, प्योर लाइन्स, प्योर लाइन्स इज राइट आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है इन अ पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड इन, लिक्विड नाइट्रोजन, ये याद रखना आप लोगों ने, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है, देखो जैसे हम लोग बताते हैं बच्चे, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, आपको दिमाग में भी रखना है ये, ठीक है। जो लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग पोलन बैंक की तरह इसको स्टोर करके रखते हैं ना। तो इसमें पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ हार्ड कवरिंग जो होती है, क्या होती है, एक्साइंस होती है, वाइबिलिटी में बी लॉस्ट विद द टाइम, ठीक है। पोलन ग्रेन कलेक्टेड एंड स्टोर्ड लिक्विड नाइट्रोजन बिलो कितने में, -196 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे हम इसको क्या कर देते हैं बच्चे, इसको स्टोर करके रखते हैं। इंसेमिनेशन इन्वॉल्व इन, इंसेमिनेशन जो है वो क्या होता है बच्चे, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स इज कॉल्ड इंसेमिनेशंस, ठीक है। तो सेमन कंसिस्ट ऑफ, जो सेमन होता है उसमें क्या क्या रहता है, जैसे सेमिनल फ्लूइड है तो इसमें क्या, ये जैसे सेमन है तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा, और क्या रहेगा इसमें, प्रोटीन्स रहेगी और कुछ स्पर्म रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेमन्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, क्या होता है, रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड एट द एंड ऑफ कॉपुलेशंस, ये वाला इसका राइट आंसर है। द मेम्ब्रेनियस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशंस, तो किससे कवर होगा बच्चे, कोरोना रेडिएटस, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेन कवर ओवम एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये हमारे पास अंदर क्या आ जाता है, ये आएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर जोना पेलुसिडा और सबसे बाहर हमारे पास क्या रहती है, कोरोना रेडिएटा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका आ जाता है, ये स्ट्रक्चर हमारा ओवम का आता है। तो सबसे बाहर वाली लेयर जो है क्या है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जोना रेडिएटा भी आप इसको बोल सकते हो। फिर उसके बाद स्पर्म सेल्स मूविंग फ्रॉम ल्यूमन ऑफ सेमिनल स्पेरस ट्यूब्यूल टू द एक्सटीरियर बॉडी पासिस थ्रू ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कौन सा, सेमिनल वेजिकल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द ओवुलेटरी फेज, कौन कौन से बच्चे, आपके दो इंपॉर्टेंट, वन इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड अदर इज़ अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम लोग LH सर्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LH सर्ज। पर ये क्या होता है, ये पीक लेवल पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, गिफ्ट गैमेट इंट्राफ्लोफिन ट्रांसफ़र सही है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये भी ठीक है, जिफ्ट होता है जाइगोट इंटर फर्टिलाइजेशन नहीं, इस फर्टिलाइजेशन की जगह आता है फेलोपियन, फेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, फेलोपियन
ट्रांसफ़र, तो ये हो गया हमारा नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। द मेथड्स ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ऑफ स्पर्म इनटू ओवम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज़ नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, which genetic disorder is caused due to the presence of individual copy of X chromosome resulting in karyotype। अब देखना बच्चे, जैसे हमारे पास क्या होता है, हम लोग बात करते हैं हमारे पास 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये ऑटोसोम कहलाते हैं। क्या है ये? ऑटोसोम। ठीक है, और 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 45 एंड 46 इज अ सेक्स क्रोमोसोम्स। ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स। डन। अब इसमें क्या होता है, एक्स एक्स जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? अगर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया तो इसको हम बोलेंगे लाइन फिल्टर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ 1 सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक, तो ये किस में देखने को मिलता है? मेल में देखने को मिलता है। और मेल जो होगा वो कैसा होगा? स्टीराइल होगा। स्टीराइल का मतलब होता है अनएबल टू रिप्रोड्यूस, अनएबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा? जैसे यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में ZZW, जैसे ZZW ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, किस में देखने को मिलेगा? पीकॉक में। हाँ, स्नेल, प्लेटिपस और कॉकरोच, ये नहीं, पीकॉक मतलब बर्ड्स में आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स में। तो बर्ड्स में क्या होता है बच्चे? जैसे ये ZW है, ZZ क्या है? ये आपका देखो ZZ है, टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सीन इन बर्ड्स, और फीमेल्स आर हिट्रोजाइगस। फीमेल कैसी होती है? ये वाली जो है ये क्या है? हिट्रोजाइगस। ये कैसा है? होमोजाइगस। होमोजाइगस। ठीक है, और ये है हिट्रोजाइगस। ठीक बेटा। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन आता है? मेंडल्स फैक्टर दैट स्टेबल्स जनरेशन टू जनरेशन इज नो कॉल्ड, दैट इज नोन एज जीन। क्या आएगा आपका? ये वाला। ठीक है, जीन। In human male, some recessive genes express their effect because only Y chromosome. In human genes, नहीं, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, देखना क्या क्वेश्चन बताया। इन ह्यूमन, ये वाला क्वेश्चन है 70। इन ह्यूमन मेल, सम रिसेसिव जीन एक्सप्रेस दियर इफेक्ट बिकॉज only 1 X chromosome, मतलब recessive gene is expressed in case of homozygous condition, but sex chromosome of male do not have opposite alleles. ठीक है, on Y chromosome. So the recessive gene located on X chromosomes get expressed in male. Done. क्वेश्चन नंबर 18 को आपको समझना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। बोल रहा है, क्या कह रहा है? इफ मिसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या दिया था? DNA इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये बोल रहा है कि अगर DNA रेप्लिकेशन कंटिन्यू होती जा रही है तो 4th जनरेशन में जो कॉपीज़ हैं उनका नंबर क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं अलग स्लाइड पे। स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, तो इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। हमने 4th जनरेशन तक देखना है। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो मिसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट है, ये साइंटिस्ट थे। अब आपने इसमें देखना है, जैसे हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है N15
से अगर हमारे डीएनए के स्ट्रैंड लेबल होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा। दूसरा, अगर N14 N15 से लेबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। और अगर हमारा डीएनए मॉलिक्यूल N14 से लेबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइट डीएनए मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, लाइट डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये हमारे डीएनए में होता है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता N15 और N14। ठीक है बच्चे। हैवी रेडिएटिव आइसोटोप्स होता है, ये यूज़ नहीं होता। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये डीएनए स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये किससे लेबल है, N15 से। ठीक है। इसको हम लोग ग्रो करवा रहे हैं, इसको हम लोग ग्रो करवा रहे हैं, किसमें ग्रो करवा रहे हैं, ऑन N14 मीडियम। किस में ग्रो करवा रहे हैं, N14। तो हमारे पास ये स्ट्रैंड 2 आ गए। ठीक है, 2 स्ट्रैंड आ गए, ये 2 स्ट्रैंड आ गए। ठीक है। तो आपको पता है कि एक हमारा जो है वो N14 से लेवल है, N14 से लेवल है, और एक जो है हमारा N15 से लेवल है, इससे N15 से लेवल। ठीक है बेटा, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आ गई। ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमारे पास N14 कहाँ से है, क्योंकि हमारा जो मीडियम था वो क्या था, N14। ठीक है, जिसमें हम इसको ग्रो करवा रहे हैं, है ना। देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी ये आ जाएंगे आगे सेकंड जनरेशन, इनको ग्रो करेंगे। अब हमारे पास जो आएगा, अब हमारे पास जो स्ट्रैंड्स आएंगे वो ऐसे कुछ होंगे। तो ये हमारा N15 से लेबल होगा, और ये भी हमारा N15 से लेबल होगा, और बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, N14 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 N14। ठीक है बेटा। और ये वाला जो है ये क्या है, N14। ठीक। तो आपको इधर ध्यान रखना है, ये हमारी कौन सी जनरेशन आ गई, ये सेकंड जनरेशन आ गई, ये सेकंड जनरेशन। तो बेटा न्यू स्ट्रैंड जो होंगे वो सिंथेसाइज क्या होंगे, N14 के मीडियम की वजह से ज़्यादा होंगे, है ना। क्योंकि हमारे पास जो मीडियम है ना N14, जिसमें हम DNA इकोलाई का ग्रो करवा रहे हैं, तो उसके स्ट्रैंड ज़्यादा आएंगे। बट आपके जो N15 के हैं वो 2 ही आएंगे। कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। मतलब किसी भी जनरेशन में चले जाओगे आप लोग, कोई सी भी आगे जनरेशन 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें हमारे जो पुराने स्ट्रैंड्स होंगे वो 2 ही होंगे, और जो नंबर जिनका ज़्यादा होगा वो जिस मीडियम में हम जिस स्ट्रैंड को ग्रो कर रहे हैं तो उसके स्ट्रैंड ज़्यादा होंगे। जैसे हमारे पास N14 आ रहा है। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप जितनी भी जनरेशन पे चले जाओगे तो जो आपका पुराना स्ट्रैंड होगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ये हमारा क्या है, ये हैवी डीएनए। क्या है ये, हैवी डीएनए। तो हैवी डीएनए वाले स्ट्रैंड्स जो होंगे वो 2 ही होंगे। ठीक है। अब मान लो जैसे हमारा एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन से हमारी एक से, मतलब मानो एक से हमारी फर्स्ट जनरेशन में बच्चे, मानो जैसे 1 से 2 कॉपीज़ बनी हमारी फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, डीएनए। फिर 2 से 4 बनी हमारी सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में 2 से 4 बन गई। ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन में 4 से 8 बन गई। ठीक है। और एज्यूम करना है फोर्थ जनरेशन में हमारे पास 8 से 16 बन गए। ठीक है, इसकी डीएनए की कॉपीज़। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है, मानो जैसे हमने क्या निकालना था क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, इन मिसल्सल एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर द जनरेशन इन बैक्टीरिया ऑन द रेशियो ऑफ N15 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 N14 N14 14 कंटेनिंग डीएनए इन द फोर्थ जनरेशन वुड बी, है ना, फोर्थ जनरेशन का हमने देखना था। तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन का
तो 4th जनरेशन में हमारे पास मानो कितनी 16 कॉपीज़ आ गई, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 16 कॉपी इक्वल आएगी। अब इन 4th जनरेशन हमने कॉपी का नंबर किसका देखना है, हैवी स्ट्रैंड सबसे पहले देखेंगे N15 का देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे N14 का नंबर देखेंगे, और फिर देखेंगे N14 का नंबर देखेंगे, ठीक है। तो जैसे N15 का नंबर हमें 4th जनरेशन में तो कुछ भी नहीं दिखा, है ना। 4th जनरेशन में हमें N15 का नंबर 16 में से मतलब कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि जो भी है N15 और N14 है। मानो जैसे सेकंड में जैसा होगा वैसा ही आगे भी चलेगा, क्योंकि इसका नंबर नहीं बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका जो नंबर है वो कितना आ गया, वो 0 आ गया। फिर N15 और N14 का नंबर कितना आ गया, N15 N14 का एक ही आ गया और एक ही आ गया, तो कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। और N14 के अगर हमारे पास 16 कॉपीज़ थी, 1 0 1 2, तो टोटल कितने 14 आ गए, ठीक है बच्चे। तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, अगर हम इसको रेशो में देखेंगे तो कैसे आएगा, रेशो में अगर हम इसको देखें, ये क्या आ गया 0:2:14, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:7, 0:1:7, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करना, अच्छे से समझना, और फिर ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था बच्चे क्या था, सी पार्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, ए वुमेन हुज ब्लड ग्रुप इज अननोन मैरीज अ मैन विद ब्लड ग्रुप बी। द फर्स्ट चिल्ड्रन born to couple has blood group O, whereas the second child born after 4 years has blood group AB. The possible blood group of the woman and its genotype on the basis of ABO blood grouping. ABO blood grouping, तो क्या आएगा इसका बच्चे, ब्लड ग्रुप A तो आएगा ही आएगा इसका, ठीक है। ब्लड ग्रुप A एक तो है ही है, ठीक है, ब्लड ग्रुप A, और दूसरा ब्लड ग्रुप IA एंड IO, ठीक है। ये बी पार्ट इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चे, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज लैकोप्रोन, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज लैकोप्रोन। इन द लैकोप्रोन कॉन्सेप्ट द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज अ लैक Z, लैक Y एंड लैक A, ठीक है। द लैक Z देन कोड द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज विच डाइजेस्ट द लैक्टोज, है ना। Y जीन कोड फॉर परमिएस एंड जीन इन कोड टू द ट्रांसएस्टाइलेस। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो लैक Z है, और लैक Y है, और लैक A है, ठीक है। ये लैकोप्रोन कॉन्सेप्ट को रेगुलेट करता है। इन मैच्योर द प्रोसेस विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्स सिमिलर ट्रेट इज कॉल्ड, modern man is most interesting and appear parallel evolutions, human brain and language। इसमें क्या आएगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व सिमिलर ट्रेट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस। मैंने आपको बताया था HDAC करके याद रखना, एनालोगस, कन्वर्जेंट और होमोलोगस, डाइवर्जेंट, ठीक है। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको 23 कर देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीजोजोइक एरा ऑफ द जियोग्राफिकल टाइम स्केल। तो इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, इसको ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट इज अ राइट। द स्पोरोजोइड दैट काज इन्फेक्शंस व्हेन अ फीमेल एन्यूप्लीज मॉस्किटो बाइट पर्सन आर फॉर्म्ड, salivary gland of mosquito. The incubation period of hepatitis B virus is 30 to 180 days। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सभी आप लोग कर लेना, ठीक है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।